जय हिंद दोस्तों। आज हम 31 जनवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो ने आपको 30 जनवरी को यानी कि कल जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर कौन-कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिसके थ्रू हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। ओके, ये 2020 का क्वेश्चन था और देखो यहाँ पे कुछ हमें चीजें बताई गई थी जैसे कि हॉर्स ग्राम कटा हुआ पोटैटोज, शुगर बीट्स। अभी इसमें से किन से बायोफ्यूल बन सकता है। देखो, हम जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, तो हम आंसर लगाते हैं कि भाई ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर ऐसा पूछा जाता है तो ऑल ऑफ द अबव ही करना है। बट क्या यहाँ पे वो था? नहीं था। और समझ लीजिए ये आपको उधर नहीं आता था। ठीक है, फिर अगर अज्यूम करना होता, ठीक है, गैस करना होता, तो आप मुझे बताइए पोटैटोज का शेप कैसा होता है, कसावा का शेप कैसा होता है। कसावा मतलब वो अपना शकरकंदी या फिर क्या होता है वैसा कुछ, ठीक है, वैसा कुछ नहीं, वैसा ही। मुझे नाम बस प्रॉपर नहीं पता है, शकरकंदी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, शायद वही। तो इन शॉर्ट इनका शेप कैसा होता है? बड़ा बड़ा शेप होता है, राइट, बड़ा बड़ा। और ये ग्राउंड नट सीड्स का शेप कैसा होगा? एकदम छोटा। ये हॉर्स ग्राम का कैसा होगा? एकदम छोटा। तो आप खुद मुझे बताइए, ये कुछ अलग नहीं लग रहा है? हॉर्स ग्राम और ग्राउंड नट ये छोटे छोटे की हम बात कर रहे हैं। तो यस, यही करेंगे कि हम हॉर्स ग्राम को हटा देते हैं। देखो, 4 को सिर्फ हटाते हैं हम, 1 2 3, 3 से ये हट गया, सिर्फ एक ही बचा। मैंने सिर्फ अलग वाला जो था उसको हटा दिया। ओके, और ये स्पूर फैमिली से आते हैं ये सब, जबकि हॉर्स ग्राम जो है वो फेबेशिया फैमिली से आता है। ओके, देखो अभी मैं समझाता हूँ ये लिंकेज कैसे हो रहा है। तो ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। 2022 में ही सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। अभी चलो, पॉसिबल था कि आपको कनेक्ट हुआ हो ना हुआ, वो अलग बात है, बट उसी के जैसा है। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन से होते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन करवाते हैं? तो भाई जिस भी प्लांट के अंदर लेग्यूम हमें देखने को मिले वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाते हैं। लेग्यूम किसके अंदर देखने को मिलता है? तो भाई हमारे चिकपी हो गए, फिर हॉर्स ग्राम हो गया, फिर अपने बीन्स हो गए, फिर ग्राउंड नट्स हो गए। इन शॉर्ट जो भी ऐसा है ना, जो मैं जितना भी बोलता हूँ वो क्या है, सारे शेल जैसे होते हैं। तो इन सारे के सारे के अंदर लेग्यूम हमें मिलता है। ओके, अभी कनेक्शन कैसे है? देखो यहाँ पे जो पूछा था हॉर्स ग्राम और ग्राउंड नट्स, ये भी क्या थे? लेग्यूमिनस प्लांट थे। और यहाँ पे भी क्या पूछा? सेम टू सेम पूछा भाई, लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में, ठीक है। और ना ये अमरनाथ, अगर आपको थोड़ा सा प्लांट का शौक है ना, तो अमरनाथ जो होती है ना वो वेल होती है, मतलब वो बड़े बड़े पत्तों वाला जो हम रखते हैं ना अपने घर में, ऐसे मतलब दीवार पे चढ़ जाएगी कहीं भी ऐसे उसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े बड़े, ये अमरनाथ होता है, ठीक है। और अमरनाथ की ही फैमिली से हमारा आता है स्पिनच। तो ये दोनों तो अगर अमरनाथ नहीं है तो ये भी नहीं है, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग इसके अंदर लेग्यूम नहीं आएगा, इसलिए ये हट गया। ओके, और ये लेग्यूम वाले प्लांट होते हैं वो कौन सी फैमिली से होते हैं? तो वो होते हैं फेबेशिया फैमिली से, ठीक है। अभी देखो इधर हमारी कहानी खत्म नहीं होती है, क्यों? क्योंकि 2020 में तो वो पूछा, 2022 में भी पूछा, अभी फिर क्वेश्चन आता है 2024 में। और देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे फैमिली प्लांट्स हैं जो कि पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पी फैमिली ऑलरेडी 2 बार जो आ चुकी है, तीसरी बार वो आ रही है। तो देखो हॉर्स ग्राम, ग्राउंड नट, सेम टू सेम जो ऑप्शन में था वही का वही ऑप्शन में है, हॉर्स ग्राम और ग्राउंड नट, ठीक है। और फिर सोयाबीन एक्स्ट्रा डाल दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें पता तो चल रहा है ये एक जैसा शेप है और ये सारे लेग्यूम वाले हैं। तो हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या होगा भाई इसका? तो ऑल 3। ओके, तो मैं आपको ये लिंकेज बता रहा हूँ कि कैसे पीवाईक्यू हमें सॉल्व करने चाहिए और कैसे पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। मिनरल के ऊपर क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन था। अभी देखो यहाँ पे भी अगेन सेम 2019 का क्वेश्चन था मिनरल के ऊपर, माइनर मिनरल के ऊपर। ऑलरेडी यूपीएससी ने 2018 में मिनरल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था, पर घुमा के पूछा था। देखो यहाँ पे क्या पूछा था, माइनिंग के ऊपर बात चल रही है कि भाई नॉन कोल माइन की बात चल रही है, फिर आंध्र प्रदेश झारखंड में गोल्ड माइन नहीं है, या फिर राजस्थान में आयरन और मान नहीं है। आपको अगर आता हो ना तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जरूरी नहीं है आता हो, बट ऐसे देख के भी आ सकता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखो यूपीएससी ने यहाँ पे माइनिंग का पूछा, फिर आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो तो डायरेक्ट ही आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्या बोला है कि भाई सैंड का माइनर मिनरल है और हाँ ठीक है, माइनर मिनरल है, ओके। फिर स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ मिनरल मटेरियल।
अभी देखो आप अगर पढ़ के जाते ना, आप यहाँ पे ही देख लेते, क्योंकि ये भी क्या था, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन। यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट। सेम टू सेम, एक ही साल में सेम, कितना रिपीट होता है। फिर भी बोल दिया कि बट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स, ये वो, ठीक है जो भी हो। देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, दो दो चार चार चीजें लिखी हुई है, पॉसिबल है ना ये रॉन्ग होगा, और एक्चुअली ये रॉन्ग भी था। ओके, अभी तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी देख लेते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू फ्रेम द रूल्स एंड प्रिवेंट इलीगल माइनिंग इन इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। ओके, ये बहुत ही कॉमन सा जनरल सा स्टेटमेंट है कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ तो पावर होगी कि वो इलीगल माइनर्स को रोक पाए। ऑफ कोर्स राइट, वो तो होना ही चाहिए, बाकी तो स्टेट का मतलब क्या है। तो देखो हमारा आंसर आ गया, दो तो हमने ऐसे ही गलत कर दिए थे। पहला हमें पता है कि भाई सैंड माइनर मिनरल होती है, और देखो नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा, अभी इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर समझ लीजिए उधर नहीं आता है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, उधर आपको 50-50 करना होगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि अगर 50-50 करना पड़ता है तो हमेशा कौन सा ऑप्शन चूज करना, जिसमें ज्यादा चीजें बताई गई हो। ओनली वाला सिर्फ एक दो, दो से एक से ज्यादा आपको चीज बताई गई हो वो चूज करना, अगर 50-50 होता है तो। चलिए अभी हम मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये 2020 का क्वेश्चन था और ये 15 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है। मैं शायद बताना भूल गया था, ये 15 मार्कर था, 15 मार्कर। अभी इसमें क्या पूछा गया था कि भाई डिस्कस करना है रीसेंट measures initiated by disaster management by government of India, yes। और ये कैसे अलग है, सॉरी कैसे नहीं पूछा है, और ये कैसे हमें दिखा रहा है कि गवर्नमेंट की पुरानी अप्रोच से हम रिएक्टिव अप्रोच की ओर जा रहे हैं। ओके, तो इसके सबसे पहले डायमेंशन क्या हो गए भाई, हमें पूछा उतना ही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और कैसे गवर्नमेंट रिएक्टिव काम कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है उसको बता सकते हैं, या फिर हम इंट्रोडक्शन में डिजास्टर क्या है उसको बता सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा रिएक्टिव मेजर्स पता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिया हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगेन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि एक भी नहीं आता है तो क्या करना है, क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख देना है कि भाई इन रिसेंट ईयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हैज वर्क फिनोमिनली टू कर्ब द डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क और फॉर द एफिशिएंट डिजास्टर मैनेजमेंट। लिख दो अच्छे से लैंग्वेज में, बात खत्म। बाकी देखो ऐसे स्टेटमेंट में आप ज्यादा घुमा घुमा के लिख नहीं पाते हो, क्योंकि आपको पूछी अगर एक दो चीज है उसमें आप क्या ही घुमा लोगे। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। मैंने क्या तरीका था, किस तरीके से लिखा था, तो देखो नॉर्मल लिखा है एकदम ही, कोई नॉलेज का यूज नहीं कि भाई इन रिसेंट ईयर इंडिया शिफ्टेड इट्स अप्रोच ऑफ रिएक्टिव मेजर्स अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टू प्रोएक्टिव अप्रोच। यस, जो क्वेश्चन में पूछा था ना वही है। इन शॉर्ट इन्होंने क्या पूछा था कि कैसे पुरानी आपकी रिएक्टिव अप्रोच थी और अभी हम कैसे उस पे ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो भाई रिएक्टिव का उल्टा क्या होता है, प्रोएक्टिव। सेम मैंने यही लिखा कि गवर्नमेंट की कैसे पहले रिएक्टिव मेजर्स थे या फिर अप्रोच थी जिसको हमने अभी पॉजिटिव अप्रोच में ला दिया। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया, मतलब एग्जांपल किसका, कोई भी डिजास्टर का जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा साइक्लोन बिपरजॉय इन 2023। अभी देखो मेरे उस वक्त मुझे दिमाग में ये आया तो मैंने ये लिख दिया। आपको अगर कोई दूसरा आ रहा है तो दूसरा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो छोटा सा ऐसे टाइमलाइन जैसा बना दिया है कि पहले इंडिया रिएक्टिव था और फिर आगे बढ़ के हम प्रोएक्टिव हो गए। रिएक्टिव मतलब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पे काम करता था, अभी हम रेजिलियंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो देखा, ऐसा आपको भी सीखना है कि हल्का हल्का आप अपने वर्ड्स में इंप्रूवमेंट करके अपने आंसर को कैसे अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई रिएक्टिव से हम प्रोएक्टिव हो गए हैं, बट ऐसा आप खुद देखिए कि अगर ये ऐसे आंसर में आपने लिखा है तो कितना आपका आंसर अलग दिख रहा है। तो ये आपको भी लेके आना है, ऐसे कोशिश करनी है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन में पूछा था कि हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं उसको लिख लेते हैं। तो सब नॉर्मल नॉर्मल है कि भाई लेजिस्लेटिव मेजर्स में हमने एक्ट बना दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फंड में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट रिसोर्स फंड बना दिया है, सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन फंड बना दिया है। फिर हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ला दी है, जैसे कि साइक्लोन के लिए हमारा आईएमडी अपनी रिकमेंडेशन सॉरी अवेयरनेस फैलाता है या फिर फोरकास्टिंग करता है। आईएमडी अलर्ट देता है ना कि भाई येलो अलर्ट है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पे रेड अलर्ट है, ये फोरकास्टिंग है। या फिर ये भी बताता रहता है कि भाई अभी के लिए आपका साइक्लोन इतना दूर पहुंचा है। ओके, और फिर देखो मैंने दूसरा भी लिख दिया कि भाई फ्लड और लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग की टेक्नोलॉजीज भी है हमारे पास, मुझे उसका नाम नहीं पता था तो इग्नोर करो, नहीं पता है तो।
बहुत सारे हम इसीलिए पॉइंट नहीं लिखते हैं कि भाई ये तो चीज मुझे याद नहीं आ रही है, बट ठीक है ना, आप सिर्फ टेक्नोलॉजीज लिख दो ना कि हाँ भाई ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, नाम लिखो ही मत, फिर भी आपका पॉइंट तो एक बन जाएगा, वो भी अच्छा खासा पॉइंट बनेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने आगे लिखा है कि भाई क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्स फोर्स, सब जनरल पॉइंट है कि हाँ भाई हमने स्टेट रिस्पॉन्स फोर्स बनाई है, नेशनल रिस्पॉन्स फोर्स, हाँ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई है, और हमने इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर। फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भाई, तो हमने रेजिलिएंट सिटी इनिशिएटिव लेके आए हैं और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यस जनरल सब बातें हैं, और हम सोशल मीडिया के थ्रू भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने खुद देखा होगा ना कि भाई हमारी जो आईएमडी है वो सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पे ये डिजास्टर हुआ है या फिर यहाँ पे ये साइक्लोन आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ वही नहीं, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इनका यूज करते हैं। तो यस इट इज न्यू एज टेक्नोलॉजीज जिसका हम यूज कर रहे हैं। ओके तो ये मैंने बता दिए मेजर्स कि क्या क्या हमने लिए हैं। इन सब बातों से लेकर हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो पाए हैं। ठीक है, अभी देखो कायदे से अगर 10 मार्क्स का आंसर होता ना, इधर ही एंड हो जाता, बात ही खत्म होती, पर ये था 15 मार्क्स का। और अभी के लिए आपके पास कुछ बताने को भी नहीं है, क्योंकि आप कितना ही बताओगे कि गवर्नमेंट ने क्या ही मेजर्स लिए हैं। तो अभी आप क्या बता सकते हो, तो वे बता सकते हो कि अभी भी क्या परसिस्ट कर रही है दिक्कतें। मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई परसिस्टेंट चैलेंजेस, और यहाँ पे फिर सब मतलब डायग्राम, सन डायग्राम जैसा छोटा सा बना दीजिए और लिखिए भाई कंटिन्यूअस हार्म बाय डिजास्टर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इनएडिक्वेट। यहाँ पे लिखिए फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट। फिर भाई यहाँ पे एक और क्या आ सकता है, फाइनेंशियल बर्डन स्टेट आ गया, ओके हाँ वही लैक ऑफ स्किल्ड वर्क स्टाफ हो गया, ये 4-5 हो गए, काफी है। और फिर आप लिखिए कि रिकमेंडेशन फॉर मोर इम्प्रूवमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस कंडीशंस। अभी देखो मैंने तब, मुझे यहाँ पे सूझा नहीं कि मुझे छोटे से में चैलेंजेस लिख देने चाहिए तो मेरा आंसर होलिस्टिक हो जाएगा। अभी देखो इसमें पूछा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेजर्स ही पूछे गए थे, आपको चैलेंजेस नहीं पूछे गए हैं और ना ही आपको रिकमेंडेशन पूछी गई है। बट ये 15 मार्क्स का है, उसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं पूछा गया है, फिर भी मैं कुछ तो एक्स्ट्रा लिख के आऊंगा। ओके यहाँ पे मैंने रिकमेंडेशंस लिखी है कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सब बेसिक मैंने लिख दिया। इवन व्हेन गवर्नमेंट कर भी रही है फिर भी लिख दिया। जैसे कि इम्प्रूव करना चाहिए जोनेशन को, यस ये हर जगह सच पड़ता है, ताकि हमें एक वल्नरेबिलिटी मैप हो हमारे पास और उससे हम सब पता कर पाए। और ये सब कौन सेट करता है, तो भाई जीआईएस सेट करता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे। फिर क्रिएशन ऑफ लोकल लेवल फंड, देखो मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे तो फंड है, पर क्या लोकल लेवल पे है, नहीं है। तो वे कर दीजिए रिकमेंडेशन में। इन शॉर्ट जो भी मुझे कमी लग रही है वो मैं रिकमेंडेशन में बोल दे रहा हूँ। और फिर एट लास्ट रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेस को और इम्प्रूव करना है, प्रमोट करना है ग्रीन एनर्जीज को। इससे क्या होगा, हमारा इमिशन कम होगा। इमिशन कम होगा उससे क्या होगा भाई, तो इससे जीएचजी कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैस अगर कम होता है तो हमारे डिजास्टर के चांसेस ही कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके ऑल्दो लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया कि रिड्यूसिंग लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रिड्यूस हो रही ना, आप हर बार देखोगे पहले से कम लोगों का नुकसान हो रहा है। तो भाई रिड्यूसिंग लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव मेजर्स इज इन लाइन इन इवॉल्विंग नीड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कितना अच्छा कंक्लूजन है, मतलब अच्छा मतलब कितना सिंपल है, फिर भी अच्छा है। हमने सिर्फ क्वेश्चन ही लिख दिया कि गवर्नमेंट के भी प्रोएक्टिव मेजर्स हैं, मतलब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हम जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ले रही है और ये इन लाइन है। क्यों, क्योंकि हमें कम देखने को मिल रहा है लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड। एकदम जनरल है बट फिर भी अच्छा है, राइट। आपको बस यही सीखना है, मेरा बताने का मकसद ही यही होता है कि आपको इस तरीके से लिखना सीखना है, दैट्स इट। कि आपके पास कंटेंट कम भी हो फिर भी आप वो लिख पाओ, ओके। कि कैसे आपको सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है। इंट्रो कंक्लूजन आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, बॉडी आपको खुद आदत से मिल जाएगी, क्योंकि देखो ये 3 मैंने पॉइंट बनाए, 1 2 एंड 3, इन सब में एक ही लाइन है इन शॉर्ट। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू हमने क्या बनाया, तो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके इसका काम क्या होता है, तो भाई मिटिगेशन का काम होता है एट नेशनल लेवल।
और फिर हमने SDMA भी बनाया, स्टेट डिजास्टर। ओके, इन सब को परफॉर्म करने के लिए, कोई हेल्प करने के लिए हमने बनाया ND मिटिगेशन फंड, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। और हेल्प करने के लिए हमने बनाया डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इतना ही आपको सिर्फ पता है, हर जगह डिजास्टर डिजास्टर है कि भाई डिजास्टर का एक्ट आ गया, खुद वो बॉडी आ गई, वो बॉडी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है वो चीजें भी आपको पता है। और फिर उसके अंदर भाई एक आपका फंड आ गया और एक आपका फोर्स आ गया, बात खत्म। इसी को मैंने लिखा है, ये देखो ये एक्ट लिखा है एक पॉइंट, यहाँ पे ये फंड लिख दिया, नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक्ट लिखा, यहाँ पे फंड लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स फोर्स। 3 पॉइंट मेरे ऐसे ही हो गए, बाकी मुझे सोचने का ही नीड नहीं है। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आज की न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले ना जो छोटी न्यूज है जो काम की है उसको देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो कारासी। कारासी कहाँ पे पड़ता है? तो भाई रशिया के ऊपर पड़ता है, आर्कटिक वाले एरिया में। यहाँ से क्या हम पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे अपनी PDF से, जिससे हमेशा पढ़ता है अपनी फोटो से, यह वाला। मैंने इस बार आज ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया इसको। अभी देखिए ये रशिया है अपना, ठीक है, आपको दिख रहा है रशिया। रशिया के ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, और वहां पे बहुत सारे छोटे 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 हमें सी देखने को मिलते हैं, बस उसी के नाम है। तो देखो यूरोप जहाँ पे खत्म होता है ना, ये वाला एरिया, मतलब कि बाल्टिक नेशंस खत्म होते हैं, जहां से रशिया शुरू होता है वो वाला एरिया। वे सबसे पहला हमें देखो कोड क्या है इसका, कोड इज BKLS, मतलब कि BKLS। ओके, BKLS। और फिर नीचे आप मतलब और आगे लिखोगे आप CB या फिर BCB। ये वैसे ना कायदे से एक बुरा शब्द बन रहा है, अगर आपको आता हो तो आप पकड़ लोगे उसको, पर याद रह जाएगा, बुरा बने या अच्छा बने, पढ़ाई में हमें काम आ रहा है। BKLS BCB। ओके, अभी इन सब बन क्या रहा है भाई? तो भाई फर्स्ट B स्टैंड्स फॉर बेरेंट सी, बेरेंट, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यार क्या, बेरेंट सी। फिर K आता है, K फॉर कारासी। फिर L आता है, L फॉर लेप्टव सी। फिर S आता है, S मतलब ईस्ट साइबेरिया। और फिर हमारा उसके लाइन में C आता है, ठीक है, C स्टैंड फॉर चुकची सी, ठीक है, चुकची, ठीक है, चम्मची समझ लीजिए आप, चम्मच होती है ना, वैसे ये चुकची। ओके, और ये चुकची के ऊपर और नीचे दोनों बाजू बी भी है, मतलब नीचे है वो है बेरिंग सी, और जो ऊपर है वो है ब्यूफोर्ट सी। ये स्पेलिंग आप देख लेना, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। तो वही अगेन क्या होगा, हमारी रशिया की जितने भी आजू बाजू के हमारे सी हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे? तो BKLS BCB। ओके डन है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको याद रह गया होगा। अभी मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो स्ट्रेट पड़ता है ये क्या है? सॉरी, ये जो स्ट्रेट है जो रशिया और अमेरिका को अलग करता है, ये स्ट्रेट का नाम क्या है? तो भाई बेरिंग स्ट्रेट, मतलब क्योंकि यहाँ पे नीचे वो बेरिंग है तो इसीलिए बेरिंग स्ट्रेट। ओके, फिर और नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? तो भाई सी ऑफ ओखोत्स्क मिलता है, और उसके नीचे जाओ तो सी ऑफ जापान मिलता है, ठीक है, कॉमन बातें हैं। फिर भाई रशिया के अंदर सबसे बड़ी लेक की बात करें तो भाई लेक बैकाल की बात है, उर्दू में देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर और लेफ्ट बाजू आते हैं कजाकिस्तान बाजू, तो यहाँ पे हमें लेक बालखश देखने को मिलती है, और एक लेक यूराल देखने को मिलती है। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं तो भाई कास्पियन सी, यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे रेड सी हो गया। तो देखो आप ना जब भी, हमने ये मैप कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है, आप जब भी वर्ल्ड मैपिंग करने बैठो तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना उसकी ही मैपिंग करना कॉन्स्टेंटली, वही आपको काम आएगी। और ना अभी आप मुझे बोल रहे थे टेलीग्राम पे कि नोट्स कैसे बनाना है, तो देखो ये आपका नोट्स है आज का। ये आप ना एक बुक बना लीजिए जियो की लोकेशंस के लिए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में लोकेशन, इन शॉर्ट लोकेशन के ऊपर। ये आपका पहला नोट जाएगा। नोट में क्या होता है, आपको एक्चुअली में कोई डिजाइन नहीं बनानी होती है, सिर्फ आप ऐसे बताइए कि हाँ भाई ये हुआ रशिया, ठीक है, और रशिया के हमारे कौन कौन से सी हैं वो आपको लिखना है। तो BKLSCBC, अरे उल्टा बोल दिया यार, एक सेकंड, CBB। ओके, फिर भाई बेरेंट, कारा, लेप्टव, साइबेरिया, चुकची, बेरिंग और ब्यूफोर्ट।
ये आपका पहला नोट्स हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है, बस यही बनाना है। फिर आपको उधर आजू बाजू कुछ और काम का दिखता है, जैसे आपको पढ़ते पढ़ते भाई पता चल गया कि रशिया के अंदर लेक है, वो भी बेकाल को कम नहीं लेक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है हमें, तो आपने वो देख लिया। फिर यहाँ पे आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे कजाकिस्तान में अपना लेक बालखश देख लिया। फिर और आप यहाँ पे जाते हो तो आपने देख लिया रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको बनाना है। फिर अगेन कल परसों कोई और न्यूज ऐड होती है तो उसको ऐड कर देना है, क्योंकि इन शॉर्ट तो ये स्टैटिक का पार्ट है और हर साल यूपीएससी कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे पूछती है, तो आपको आना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, न्यूज में क्यों था भाई, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो भाई रिसेंटली यहाँ पे रशिया की न्यूक्लियर पावर्ड वेसल 50 लेट पोबेडी कोलाइड कर गई है कार्गो वेसल एक आ रहा था कारासी से, उसके साथ, ठीक है। ये सब बकवास है, ये सब हमारे काम का नहीं है। ओके, चलिए अभी यहाँ पे बाजू में देख लीजिए, यूएन पीस कीपिंग या फिर ब्लू हेलमेट। तो हमने बहुत बार देखा है यूएन की पीस कीपर फोर्स है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है वहां पे यूएन ये पीस कीपिंग फोर्स भेज देता है। सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा लोग दिए हैं, तो भाई इंडिया ने दी है, ठीक है, अभी के लिए इंडिया ने दी है। हो सकता है कल सुबह अमेरिका बहुत साथ देता था, पॉसिबल है। इसको ब्लू हेलमेट्स क्यों बोला जाता है, तो ये कोई भी काम करता है उसके ऊपर ब्लू हेलमेट पहना होता है, तो ये दूर से ही पहचाना जाता है, इसलिए। अभी यूएन पीस कीपर्स की बात करते हैं तो 48 में हमने ये बनाया था एज पर आर्टेमिस एग्रीमेंट। ओके, आर्टेमिस एग्रीमेंट मतलब आर्टेमिस एग्रीमेंट से नहीं बना है, बट आर्टेमिस एग्रीमेंट के अंदर जो इजराइल का हमारा डिस्प्यूटेड एरिया था, वेस्ट एशिया का जो डिस्प्यूटेड एरिया था, उसको हमें मॉनिटर करना था कि आर्टेमिस अकॉर्डिंग सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, चलिए बाकी हटाइए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टेमिस एग्रीमेंट में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम यूएन पीस कीपिंग लेके आए थे 48 में। अभी के लिए ये बहुत सारी जगह में काम करता है और इसका इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। चलिए, यहाँ पे ना पहली ओनली वुमेन लेड बटालियन भी हमने लॉन्च की थी, क्योंकि देखिए फिर अगेन यहाँ पे कौन सा था, भाविका। ओके ओके, कोई कुछ नहीं है। हाँ, अभी बड़ी न्यूज देख लेते हैं भाई, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, ये भाई ये देख लो, ये ना फोटो आप सेव कर लेना, क्योंकि चांसेस है कि अगर यूपीएससी फिर से रिपीट करता है या फिर इससे मिलता जुलता भी कुछ पूछता है तो हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और मैं बोलूंगा रट्टाबाजी मत करना, समझ लेना कि हाँ भाई ये हमें इस काम पे आती है और इस वक्त आती है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, यही है। जैसे देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्या क्या पूछा हुआ है, तो देखो ये लेग्यूम के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। अभी ना आप दूसरा भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी ने पहले ये लेग्यूम के बारे में पूछ लिया, अभी जो पूछे वो ये जिंजर फैमिली से पूछे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, बड़ी न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए। यस, बोला है नेचर की स्टडी बताई है ग्लोबल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है इंट्रा स्पेसिफिक जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन शॉर्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओके, फाइंडिंग्स क्या क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे पहले तो क्या होती है, तो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर इनहेरिटेड कोई दिक्कतें आ जाती है, ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस आने चाहिए वो ठीक से नहीं आते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी उसकी हार्म हो रही है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हो मतलब नॉर्मल क्या है कि भाई आपके पापा को मम्मी को जो जो चीज है वो अगर आप में आ रही है और उसमें से थोड़ा सा इवोल्यूएशन होके आ रही है, तो वो डाइवर्सिटी हो जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि एक दूसरे के जीन्स कैसे अलग हैं एक दूसरे के साथ, हमारी मेरी और आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी डेफिनेटली होगी, राइट। तो हमें देखने को मिल रही यही मिल रहा है कि जो डाइवर्सिटी होती है वो डिक्लाइन हो रही है। अभी रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या क्या निकली है भाई, 2/3 जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसकी डाइवर्सिटी डिक्लाइन हुई है, ठीक है। फिर जेनेटिक लॉस हमें देखने को मिल रहा है रिगार्डलेस ऑफ आईयूसीएन स्टेटस, मतलब आईयूसीएन ने डजंट मैटर नियर थ्रेटेन बताया या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया, हमें भाई दिक्कत देखने को मिली है। नॉट एक्सक्लूसिवली टू रेयर और थ्रेटन स्पीशीज, जैसे मैंने बोला, ठीक है। स्पेशली ये सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिला है, तो बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिला है। कंजर्वेशन मेथड क्या हमने लिए हैं, यस लिए हैं भाई मेजर्स, हैबिटेट को रिस्टोर करना भाई, डिजीज कंट्रोल करना, कैपिटिव ब्रीडिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरियस इनिशिएटिव और क्या क्या है हमारे पास, उसको बाद में देखते हैं, पहले थ्रेट्स क्या क्या है उसको देख लीजिए। तो भाई दो क्लासिफाई किया है, एक तो एंथ्रोपोजेनिक, दूसरे बायोलॉजिकल। एंथ्रोपोजेनिक में अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और लैंड यूज करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम क्लाइमेट, सॉरी यहाँ पे एनवायरमेंटल है, ठीक है, यहाँ पे हैबिटेट डिग्रेडेशन तक रखिए। फिर बायोलॉजिकल में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आ जाती है, डिजीज स्प्रेड हो जाता है। फिर नेचुरल फिनोमेनन में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और अबायोटिक नेचुरल फिनोमेनन,
और एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपको मुंह ज़बानी होंगे और आपको पता भी होगा कि हाँ भाई ऐसा सब होता है। तो ये बताने का जरूरत नहीं है कि इसकी वजह से ये सब आपको देखने को मिल रहा है। इनिशिएटिव क्या क्या है भाई, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। फिर भाई इन सीतु कंजर्वेशन के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर जैसे लॉन्च किया है। एक्स सीतु कंजर्वेशन के लिए हमने भाई जीन बैंक बनाई है। जीन बैंक का पता हो तो मुझे बता दीजिए, इंडिया की जीन बैंक कहाँ पे है। फिर जूलॉजिकल पार्क बना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमने ईडीएनए शुरू किया है, एनवायरमेंटल डीएनए। एनवायरमेंटल डीएनए हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपको पता हो तो मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज एनवायरमेंटल डीएनए एंड जीन बैंक हमारी कहाँ पे है। फिर भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए बार कोडिंग करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर एक कंक्लूजन की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी सेफगार्ड की हटाइए, कुछ जरूरत नहीं है इसका, हमारे पढ़ने में कुछ काम का नहीं है। हमें इन शॉर्ट यहाँ पे याद क्या रखना है, एक हम रिपोर्ट याद रखेंगे कि हाँ भाई कोई रिपोर्ट के मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी 2/3 जितनी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिटी डिक्लाइन फेस कर रही है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे एक 2/3 के अलावा और कुछ हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और हाँ एक हल्का से ये भी काम का है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये आपको पता होना चाहिए भाई। और हाँ ये सब जो मैंने छोटा छोटा बताया भाई, एनवायरमेंटल डीएनए, जीन बैंक, जूलॉजिकल पार्क, ये सब, ये डीएनए बार कोडिंग, ये क्या है, तो ये पीवाईक्यू का हिस्सा है। यूपीएससी ने जानबूझ के इजीली डाला है कि आपको पढ़ के लगे कि हाँ भाई ये तो मैंने आता है, फिर जब पीवाईक्यू आप सोल्व करो तो लगे यार हमें तो सब आता है। बट एक्चुअल में पेपर में वो नहीं आने वाला है, उसका नया चीज आने वाला है, ठीक है। फिर भाई इसको देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इश्यूज की है टू कर्ब द टेनरीज पॉल्यूशन इन पालार रिवर। सबसे पहले तो भाई टेनरीज क्या होती है, तो देखो हम जो कोई भी एनिमल होता है उसकी स्किन खींच के जो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, जिससे वॉलेट बेल्ट ऐसे सब कुछ बनता होता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है उसको हम बोलते हैं टेनरीज। और इस टेनरीज से टेनरीज जो होती है ना, वहां उनको लगातार धोया जाता है, मतलब वो जो स्किन निकलेगी उसको लगातार धोया जाएगा, लेदर होगा उसको लगातार धोया जाएगा। और ये जो केमिकल होता है, केमिकल्स का यूज करते हुए, पानी का यूज करते हुए, वो सब जाता कहाँ पे, आजू बाजू के रिवर में जाता है, आजू बाजू के लैंड्स में जाता है, और वो खराब हो जाता है भाई। तो यही सेम हमें देखने को मिल रहा है पालार रिवर के अंदर। पालार रिवर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के अंदर है, हमने देखी हुई है। ओके, पहले ना वही देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। वही यहाँ पे आ जाइए, हमने थोड़े दिनों पहले ही देखी थी, ये देखो पालार रही पालार। तो हमें ये याद कैसे रखना है, सबसे पहले PA पालार, और फिर उसके नीचे हमारी PO पोनियार, मतलब अल्फाबेटिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो कावेरी है और वैगई है और थमीर बारानी है। ये थमीर पारानी लिखा है, इट शुड बी थमीर बारानी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड बाजू देखते हैं तो हमें ये पेरियार देखने को मिल जाते हैं। तो देखो पालार, पोनियार, और यहाँ पे पेरियार, ठीक है, पालार, पोनियार, पेरियार। और फिर नीचे आते हैं तो कावेरी वैगई, थमीर बारानी, दैट्स इट। अब इस पालार रिवर की हम बात कर रहे हैं कि भाई पालार रिवर में टेनरीज की वजह से काफी पॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ओके भाई, पर टेनरीज भी देख लिया कि क्या होती है। अब ये जो जो हमने बोला ये सब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला हुआ है, और वही बोला कि भाई जो मैंने ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई है आपको वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसको फॉलो कीजिए आप। अब ये जो वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम है ना, ये हमने ऑलरेडी सब देखा हुआ है। ये जितने भी हमारे जजमेंट है वो सारे हमने देखे हुए। मैं ना टेलीग्राम पे आज शेयर भी कर दूंगा, हमारी जो नोट्स है वो जजमेंट वाली हमने 4-5 बार देखी है, फिर से एक बार मैं शेयर कर दूंगा। बाकी इधर देख रखा है उसको डिस्कस करते हैं। वेलोर सिटीजन में ये बोल क्या रहे थे कि भाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है एक हमारा, और दूसरा होता है पॉलिटरी प्रिंसिपल। भाई प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी बीमारी न हो उसके लिए प्रिपरेशन रखते हो तो प्रिकॉशन होता है, राइट। हम बोलते हैं भी है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बट वो क्या होता है, हम मानते हैं कि हाँ भाई हमें ऑलरेडी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो बीमारी है वो कभी भी आ सकती है। सेम प्रिकॉशनरी में भी वही है, डिसीजन मेकर ये रेडी रहते हैं कि भाई एनवायरमेंटल जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हजार्ड्स है वो कभी भी आ सकते हैं, तो हमें रेडी रहना है। ओके। और दूसरा है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भाई प्रोड्यूस करेगा पॉल्यूशन उसको ही उसको हटाने की कॉस्ट मिनिमम बेयर करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो ये आपको यूज भी करना है, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट पे प्रिंसिपल और ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दोनों आपको यूज करना है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजमेंट में क्या क्या बोला है याद रखना। ये जजमेंट पहले तो ये है जजमेंट अपना वेलोर सिटीजन वेलोर सिटीजन वेलफेयर, ठीक है।
और ये ही वेलफेयर के अंदर आपने इसी जजमेंट के अंदर ये प्रिकॉशनरी और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को यूज करना है अपने आंसर के अंदर, डू रिमेम्बर। फिर अदर्स देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वही रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट में बोला था हैवी एनवायरमेंट, राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरमेंट। और अगर यूपीएससी आपको ये पूछ सकती है कि भाई राइट टू प्राइवेसी है कि नहीं आपका फंडामेंटल राइट, तो भाई ये भी पूछ सकती है कि हेल्दी एनवायरमेंट मिलना आपका राइट टू लाइफ के अंदर आता है कि नहीं आता है। फिर हमारा नेक्स्ट जजमेंट आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोलते हैं कि भाई बंदे के पास राइट टू लिव है इन पॉल्यूशन फ्री सिटीज या फिर एनवायरमेंट। फिर हमारा लास्ट जजमेंट, लास्ट तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत है। फिर हमारा जजमेंट आता है टी एन गोदावरन थिरुमु पाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें ये क्या करते हैं, तो जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है ना उसको बढ़ा देते हैं कि फॉरेस्ट मतलब सिर्फ इतना फॉरेस्ट नहीं कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, बट कि उसके बाहर का भी फॉरेस्ट फॉरेस्ट है, वेदर वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, वो मैनेज्ड हो या फिर अनमैनेज्ड हो, वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कि इन्हीं फॉरेस्ट को अगर काटने वाटने के लिए आपको कोई परमिशन मतलब आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको कायदे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट के स्कोप को हमने एक्सपेंड किया, उसको एक्सपांड करते हुए हमने फिर अपने एक्ट को भी एक्सपेंड किया। ओके, तो ये 4 जजमेंट है, चारों के चारों आपको याद रखने हैं किसमें क्या बोलते हैं। तो भाई सबसे पहले में हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे पास होना चाहिए, फिर राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री सिटीज या फिर एनवायरनमेंट, और यहाँ पे फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया था। और एट लास्ट ये वेल और सिटीजन में हमारा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आया हुआ है। ओके, जल्दी से देख लेते हैं दूसरी डायरेक्शन क्या थी, वही कंपेंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए आप अगर कोई भी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी बोला कि एक्सपर्ट लेवल कमेटी बनाइए जो कि एक्सेस करेगी और ऑडिट करेगी इन सब चीजों को। फिर पाला रिवर के पॉल्यूशन की बात करें तो भाई टेनरी से पॉल्यूशन आ रहा है और अनट्रीटेड केमिकल एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं, जैसे कि क्रोमियम हमारे नुकसान कर रहा है, टॉक्सिक हैवी मेटल है, ठीक है। फिर टेनरीज जो होती है जो एनिमल को यूज करते हुए बनाते हैं वो वाला चीज है, ठीक है, उसकी स्किन एक्सट्रैक्ट करके लेदर बना लिया। और फिर अनट्रीटेड डिस्चार्ज फ्रॉम टेनरीज जो होता है उसकी वजह से भी हमारी वाटर बॉडीज और एनवायरमेंट हमेशा के लिए हार्म हो जाता है। इवन कुछ नहीं तो जमीन के अंदर तो सीप कर ही जाएगा धीरे धीरे, तो हमारा ग्राउंड वाटर भी खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। फिर है अपना इंडियन एआई मॉडल लाइकली इन 6 मंथ। अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली कहा कि जैसे चाइना वालों ने बनाया ना, उनका चाइना का बना है डीप सीक। और इसी डीप सीक की वजह से हमें एक फिनोमेनन देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेवॉन्स पैराडॉक्स। उसका मतलब क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो आपकी जो चीजों की प्राइस होती है वो कम हो जाती है और साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे एनहांस हो जाती है, ठीक है। यही है हमारा जेवन पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये चाइना ने बनाया था डीप सीक। वैसे इंडिया ने भी बोला कि भाई हम भी अपना बनाएंगे भाई एआई, जैसे ये चैट जीपीटी बैट जीपीटी है वैसा हम भी बनाने वाले हैं। ओके, फीचर्स क्या क्या रहेंगे, तो भाई इसमें ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत अच्छे हम डालेंगे, ऑलमोस्ट 10,000 जितने, जिसको एक्सपेंड हम कर पाएंगे 18,000 जितना, ठीक है। जीपीयू क्या होता है, तो प्रोसेसर होता है जो कि सब कुछ काम करता है, जैसा समझ लीजिए कि हमारे अंदर का दिमाग भाई, इवन दिमाग नहीं, आप कह सकते हो उसकी कैपेसिटी, हाँ उसकी कैपेसिटी। फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ये अपने खुद का है तो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, राइट। ऐसे वे बोल रहे हैं हम कि इसकी वजह से ओके चलिए बाकी सबको इग्नोर कीजिए कि भाई मल्टी डायमेंशनल है ये वो, ठीक है ठीक है, ऐसा सब हमारे कुछ काम का नहीं है। नीड क्यों है भाई, तो हमें बूस्ट करना चाहिए इनोवेशन रिसर्च को, ये सब पपलू पॉइंट है जो ऐसे ही आप लिख लोगे। फिर भाई एथिकल एआई के ऊपर हमें फोकस करना है, हमने बोला भी है ना, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। फिर स्ट्रेंथनिंग करना है डिजिटल सोवरेनिटी, हाँ ये याद रखना लेना, ठीक है। एथिकल एआई या फिर रिस्पॉन्सिबल की हम बात करते हैं तो भाई सॉरी दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन हमारा एआई के साथ भी कनेक्टेड है, फिर हमारा अपना ये टेररिज्म के साथ भी कनेक्टेड है, और फिर एक और चीज के साथ कनेक्टेड है, कुछ 3-4 के साथ कनेक्टेड था, अभी के लिए 2 आप याद रख लीजिए, वही मेरे दिमाग में आ रही है। और एट लास्ट सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन भी होगा क्योंकि हमारे खुद का है तो फायदा होने वाला है। ओके, इंडिया के अभी तक इनिशिएटिव क्या है इंडिजिनस एआई को बिल्ड करने के लिए, तो भाई इंडिया एआई मिशन है सबसे बड़ा। फिर इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट
अंदर सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर ऑफ इंडियन मिशन, जो कि अगेन एआई के रिस्क और स्ट्रेटजीज जो होती है उसको ठीक से देखता है और सेफ्टी बनाए रखता है। फिर है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, अगेन ये डेवलप एंड डिप्लॉय किया गया था बाय लार्ज मल्टी मॉडल्स कंपनीज और फाउंडेशंस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, इतना काफी है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशिएटिव आप याद रख लेना, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव है, इंडिया एआई, इंडिया सब देखो, यहाँ पे इंडिया एआई मिशन है, यहाँ पे इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर है, दो तो आपके बन गए। तीसरा सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई सेफ ट्रस्टेड पिलर ऑफ इंडियन एआई मिशन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया है फॉर एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट, ईस्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, जो कि न्यू रिकॉर्ड सेट कर रहा है फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो भाई फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हमारा जो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा, ठीक है, या फिर हम जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी ही रख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है हमारी, ये भाई कैसे बनती है, तो जो हमारे एटम्स होते हैं ना, यूरेनियम के एक साथ जुड़े हुए एटम्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम पावर देते हैं और दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये जो अलग अलग होते हैं, इस चीज को बोलते हैं फिजन, ठीक है। और इस फिजन के थ्रू बहुत सारी एनर्जी निकलती है, क्योंकि इतना वो दोनों पावरफुल है ना, आप झटके से ऐसा झटका इलेक्ट्रिसिटी दे के अलग करोगे और दोनों में से इमेंस पावर निकलेगी, ठीक है। तो ये फिजन हो जाएगा। और जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं या फिर बॉम्ब बॉम्ब में, मतलब इन शॉर्ट जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं, वो हम सब फिजन एनर्जी यूज करते हैं। तो आप बोलोगे फ्यूजन कहाँ पे यूज होता है, तो भाई फ्यूजन जो सन है, सन के अंदर हमेशा क्या चल रहा है, तो फ्यूजन चल रहा है, इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली इतना गर्म रह पाता है। और फ्यूजन के अंदर क्या होगा, देखो अगर फिजन के अंदर दो एटम जो जुड़े हुए हैं, उस वो अलग हो रहे हैं, ठीक है, अपार्ट हो रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, तो इसका उल्टा क्या होगा फ्यूजन के अंदर, तो भाई एक एटम है और दूसरा एटम है, उसको हम पावर ले जाके एक दूसरे के साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ जाएंगे, एकदम ही झटके से जुड़ेंगे, पावरफुल वे से जुड़ेंगे, और ये जुड़ के इतना ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, इतनी पावर जनरेट करेंगे कि फिजन से भी ये बहुत गुना ज्यादा होती है। मतलब कि तुड़वाने वाले से जोड़ने वाला ज्यादा अच्छा, उसमें ज्यादा पावर है। तो देखो फ्यूजन ना, उसकी टेक्नोलॉजी भी बड़ी हार्ड है, तो वो सब करना भी हार्ड है, बट चाइना ने कर लिया है, हालांकि हमने भी कर लिया है, बट जिस स्केल पे चाइना ने किया है वो हमारे बस का बात नहीं है अभी के लिए। इवन आप ये भी जानिए ना, चाइना ने ये एआई को बिल्डअप करने के लिए ऑलमोस्ट 57 बिलियन लगा दिए, और हमने कितना लगाने का अनाउंस किया है, 4 बिलियन। मतलब आप सोचिए कितना ही फर्क है, मतलब 10% भी नहीं है हमारा एक्सपेंडिचर इसके सामने। छोड़िए, बैक टू द टॉपिक, फ्यूजन, फिजन की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। फ्यूजन प्रोसेस बाय विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल हेवियर वन। यस, मैंने बता दिया ना कि दोनों कंबाइन करते हैं, जबकि फिजन में हम स्प्लिट करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। फ्यूजन जो है वो हमारा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सन में भी फ्यूजन ही होता है और वो ज्यादा आपको एनर्जी देता है कंपेयर टू फिजन। हालांकि फिजन भी बहुत ही ज्यादा देता है, बट फ्यूजन से कंपेयर करते हो तो कम देगा, ठीक है। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, एक जोड़ लेना, ठीक है, वननेस ला देना। तो भाई फ्यूजन में एक साथ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं भाई टोकामेक। तो भाई टोकामेक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करते हुए हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, दैट्स इट। ये बहुत बड़ा होता है, बट ऐसा है, ठीक है, सिर्फ ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसा मशीन है जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, फ्यूजन जो है बेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें काम आ सकता है, और जो वर्ल्ड का एनर्जी क्राइसिस है उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं। फिर इसके और एडवांटेजेस क्या कहें, तो भाई हाई एनर्जी आउटपुट है भाई, तो हाँ भाई हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है फ्यूजन से, हमने देख लिया। फिर भी अबंडेंट और भाई अफोर्डेबल फ्यूल है, हाँ ये कहाँ कोई खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है। और इसमें बहुत सारे मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, लिथियम एटसेट्रा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, सेफ एंड क्लीन भी है। फिर भी कोई परसिस्टेंट चैलेंज है बहुत सारे, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचिए फिजन करने के लिए, मतलब एक दूसरे को अलग करने के लिए हमें बहुत पावर, मतलब प्रेशर और पावर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, सॉरी एनर्जी चाहिए होती है। बट जब फ्यूजन करने की बात आती है तो फिजन से भी बहुत गुना चाहिए, मतलब अगर तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी तो जोड़ने के लिए कितनी ही चाहिए होगी भाई। और ये सब होगा कौन से भाई, टेम्परेचर बहुत ही जहाँ पे गर्म होगा वहां पे होगा, तो भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, फिर भाई प्लाज्मा कंटेनमेंट और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। चलिए हटाइए, मैंने आपका इतना ही काम का था, ठीक है।
और हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने ना पीछे डाले हुए हैं, आज मैं बीच में डालना भूल गया तो पीछे डाल दिया है मैंने। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन है जो इस आज की न्यूज से लिंक हो रहे थे, मैंने बीच में आज नहीं डाले, मैं क्योंकि भूल गया था, तो पीछे वाले पेज में डाले हुए थे तो वही यहाँ पे डाल दिए। ये सारे के सारे आज के क्वेश्चन है, आपको इसमें से जो भी अटेम्प्ट करना हो आप कर सकते। एक काम कीजिए ना, अपना ये अटेम्प्ट करोगे अपना मेंस के लिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला, और प्रीलिम्स वाले में देखे तो प्रीलिम्स वाले में तो करना ही है, ये इंडिया आर्क भी आपको करना है, फिर ये भी करना है, और ये भी करना है, ITER वाला भी करना है, ठीक है। और हाँ, ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो ये सारे के सारे PYQ हैं आपके, तो ये जरूरी है। ये जो हमने अभी अभी बात की, वो इंडिया की जो AI हम बनाने वाले हैं, ये देखो 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि कोई कॉन्सेप्ट ऑफ AI हमें बताइए और कैसे हमें ये काम का है भाई। फिर हमने आर्कटिक रीजन की बात की, रशिया के ऊपर वाला स्टेट, तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्कटिक रीजन के बारे में। फिर आर्कटिक में कैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखती है वो भी पूछा गया है। चलिए भाई आगे देखते हैं, ये जो न्यूज कवर हो चुकी है वो तो हो चुकी है, दूसरी देखते हैं। ये भी हो गया। हाँ, ये देख लीजिए ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो देखो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ, तो भाई 1650 के आसपास हुआ था, जब हम इंडस्ट्रीज जो यूज करते थे वो यूजुअली कहाँ से आती थी उसकी एनर्जी, तो वाटर से आती थी या फिर स्टीम से आती थी। फिर और हम आगे बढ़े, फिर एनर्जी हमारी कहाँ से आने लगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से आने लगी। ये जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था ना, वो ऐसा था कि भाई मैन पावर ज्यादा अच्छा है या फिर इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छी है, मशीन्स ज्यादा अच्छी है, तब थोड़ा कंपटीशन चलता था। फिर यहाँ पे तो भाई कंपटीशन को मात ही दे दी, क्योंकि लेबर बेस पूरा का पूरा खत्म हो गया और यूजुअली ज्यादातर जो मशीन्स थे वो चलने लगे। बट लेबर अभी भी काम करते थे, ठीक है, मात दे दिया है, जो पहले अपना मैन्युअल वर्क करते थे उसको मात दे दिया, बट फैक्ट्रीज के अंदर फिर लेबर को ले लिया। जैसे कि ये देखो कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, तो भाई इसके आजू बाजू बंदे खड़े हुए हैं। फिर आता है तीसरा, कि उसको भी हटा दिया, उसकी जगह आ गए रोबोट सिस्टम, कि अभी जो आप खड़े थे बाजू में, आपको अभी खड़े भी रहने की जरूरत नहीं है, सब रोबोटिक हो चुका है, तो रोबोट ही उठाएंगे और काम करेंगे। फिर आता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हम ऑलरेडी अभी विटनेस कर भी रहे हैं, कि सारा का सारा सब कुछ हट जा रहा है, सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यहाँ पे चलता है, साइबर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा बन गया है। आपके मोबाइल से ही आप अपना टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन सब कनेक्ट करके रखते हो। इवन मेरा ही घर का भाई टीवी, वॉशिंग मशीन सब है, मोबाइल से कनेक्टेड है। मैं लाइब्रेरी में बैठा बैठा उसको चालू बंद कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये इट इज अवर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि आपका पूरी की पूरी चीजें इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, वाईफाई से, ब्लूटूथ से, एक्सेट्रा। और अभी भी हम ऐसा कर भी रहे हैं ना, बहुत सारी जगह पे यूज हो जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कि भाई ड्रोन से डिलीवरी करना हेल्थ केयर की, ठीक है। दूसरा रिपोर्ट में क्या क्या बताया है कि भाई 7 हमने थीमेटिक एरियाज चूज किए हैं। थीमेटिक एरियाज में क्या क्या है, तो भाई इंटेलिजेंट एज है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन, एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा, जैसे कि ऑटोनोमस मोबिलिटी, टेस्ला है ना अपना। फिर टेस्ला ही नहीं, इवन अभी हम महिंद्रा भी लेके आए हैं, वो भी ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगा, थोड़ा बहुत चल लेगा ऑटोमेटिक, ये सब हो सकता है। तो देखो हो गया ना कि यहाँ पे भी हमें कोई लोगों की जरूरत नहीं थी, अभी यहाँ पे भी लोगों की जरूरत नहीं है, एकदम सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। फिर अल्टरनेटिव प्रोटीन्स के मैकेनिज्म हम मिल सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक्चुअली खाने वाला प्रोटीन की बात चल रहा है, कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आप खुद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपकी जो नीड है, और फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। फिर इंप्रूव हो जाएगी हमारी लाइफ्स ऑफ फार्मर्स। तो भाई एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कम कर पाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी तेलंगाना के अंदर सागो बागु पायलट प्रोजेक्ट हमने चलाया था, जिससे 7,000 चिली फार्मर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो भाई यस, हम कर सकते हैं ऐसा। ओके, इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है, अभी देखो ये बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पता होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, जो टेक का फायदा वो इधर फायदा, दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना है। ओके, इंडिया के इसमें इनिशिएटिव क्या क्या है भाई, तो AI फॉर इंडिया 2030 इनिशिएटिव बाय मेटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, अगेन ये किसका है भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विथ कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट भी किसकी है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। फिर है नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, अगेन ये भी क्या काम करती है, तो जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो लोग हैं जिनको स्किल प्रोवाइड करने की जरूरत है, उन सबको बढ़ाना, इन शॉर्ट हमारी जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है उसको अच्छा बनाना, ठीक है।
तो देखो एआई के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखोगे, ठीक है, कि हाँ भाई इंडिया के ये इनिशिएटिव है एआई फॉर इंडिया 2030, एआई फॉर एआई, एआई मतलब एग्रीकल्चर इनोवेशन, और एट लास्ट नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ओके, अभी ये क्यों जरूरी है, तो ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया ना एआई वाला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इमरजेंस ऑफ फूड, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये मैं आगे डाल देता हूँ, चलिए ना। ओके, ये देखिए डाल दिए, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन था वो भी डाल दिया है, और जो उसके आगे एआई वाला था उसमें भी डाल दिया है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन शायद बड़े तो सारे हमने देख लिए, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी लिख दिया, ये भी देख लिया। बड़ों में कुछ खास था भी नहीं, छोटा मोटा ही हमें देखने का था, वो हमने देख लिया। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन था, यहाँ पे जो कोर्ट के जजमेंट है वो है, तो ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। कभी भी पूछ लेंगे कि भाई ये हमारा राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, या फिर फॉरेस्ट के अंदर कौन सा कवर होता है, क्योंकि ये पूछा भी हुआ है। फिर ये वाले एरिया में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है उसको देखना था, और उसके इम्पैक्ट तो जो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट है उसी के मुताबिक आप लिख दीजिए। और यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है, वो हम भी हमने देख लिया, चलिए। और कुछ तो यहाँ पे था ही नहीं, यस कुछ भी नहीं था, यस कारासी पीस कीपिंग हो गया, ठीक है। फिर है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो भाई आरबीआई की रिपोर्ट है, ये ऑलमोस्ट साल में 2 बार निकालता है, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो एक सेकंड ना देखने दीजिए, हाँ सेमी एनुअल है, ठीक है, साल में 2 बार ही निकालता है, मार्च और सितंबर में। फिर है भाई टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम, तो भाई रिसेंटली फिलीपींस ने बोला कि अगर चाइना अपना जो क्लेम है साउथ चाइना सी के अंदर उसको थोड़ा सा कम कर दे, और जो अपना एग्रेसिव स्टांस है उसको अगर हटा देता है, तो हम ये जो टाइफून सिस्टम यूएस की ले रहे हैं उसको हटा देंगे। दैट्स इट, ये टाइफून मिड रेंज जो सिस्टम है वो किसकी है, ये यूएसए की है, ठीक है। और अभी फिलीपींस उसे ले रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। भाई बेवकूफी है, चलो फिर भी फिलीपींस ये बोल रहा है कि अगर ये क्लेम हटा देता है, एग्रेसिव स्टांस हटा देता है तो हम ये नहीं लेंगे। चलो चाइना अभी तो हटा देगा, 1 महीने बाद करेगा तो फिर क्या करेंगे। तो ये सब बेवकूफी होती है, एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइन करना चाइना के साथ कोई मतलब का बात नहीं है, क्योंकि चाइना धोखा देगा ही देगा। ओके छोड़िए, हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, ये टाइफून अगर सिस्टम आता है तो वो टाइफून सिस्टम किसका है, तो यूएसए का है। देखो नाम जो ऐसा है ना, वैसे हम उधर एग्जाम में बैठे होंगे ना तो हमें क्या लगेगा कि ये जापान का है या फिर चाइना का है, तो ध्यान रखना ये यूएसए का है। ये क्या कर सकता है, तो ये मिसाइल लॉन्च कर सकता है, साथ ही साथ क्रूज मिसाइल SM-6 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, और साथ ही साथ टोमाहोक क्रूज मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। व्हाट इज टोमाहोक क्रूज मिसाइल भाई, तो देखो नाम से ही पता चल, मतलब ये इसका नाम है टोमाहोक, और नाम से ही क्या पता चल रहा है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब क्या, जो सरफेस से नजदीक उड़ रही है तो वो क्रूज है, और ये रॉकेट पावर्ड रहती है। मतलब अब अपने वो कौन सा मूवी है, सलमान खान का मूवी है वो पार्टनर मूवी, वहां पे जो मिसाइल चलती है ना वो ऐसे है नजदीक ही चलती है जमीन से, और एक बार जो आपने टारगेट बता दिया वहां पे ही चलेगा, और उसके पीछे छोटा सा रॉकेट भी होता है कि फ्यूल जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तो वही है तो वहां क्रूज मिसाइल के टाइप की मिसाइल, ठीक है, मैंने आपको लिंक करवा दिया। एक्चुअली वो क्रूज मिसाइल नहीं है, छोटा सा खिलौना है, बट क्रूज मिसाइल भी ऐसी ही होती है। दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल अपनी, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, रॉकेट से उसे छोड़ा जाता है, ऐसे रॉकेट से ऊपर छोड़ा जाएगा और फिर ऐसे करके वो हिट करेगी, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, ये एक पैराबोला जैसे हाफ सर्कल बनाती है। जबकि क्रूज मिसाइल क्या है कि ये छोड़ा आपने और फिर ऐसे करके वो अपना निशाने पे जाएगी, ये जमीन से नजदीक रहेगी, ये अपनी जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। तो क्रूज मिसाइल और ये अपना बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। चलिए, फिर है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। मार्केट मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात चल रही है, तो जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग डिपॉजिटरीज जो भी आपको ये परफॉर्म करने के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो इंस्टीट्यूशंस है वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, दैट्स इट। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रो क्या है, तो ये भी ग्रो भी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और ये सब का सब से भी रजिस्टर्ड होता है तभी करने मिलेगा ऑफ कोर्स। फिर है एडहॉक जजेस, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब एडहॉक जजेस का रिसेंटली बोला था कि भाई अपॉइंट कीजिए, बहुत सारे बैकलॉग पड़े हुए हैं, बट फिर भी अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रही थी, क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई है एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए। कौन से जजमेंट में लगाई थी, तो लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लगाई थी कि भाई ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि एक कंडीशन थी कि अगर जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें 20% जितना वैकेंसी पड़ा हुआ है, मतलब सॉरी 20% से ज्यादा वैकेंसीज पड़ा हुआ है, तभी आप एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करोगे।
अभी 20% जितना ना हो तो क्या नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं भाई। मतलब समझ लीजिए 19% आपके अंदर वैकेंसीज है तो आप एडहॉक जजेस को नहीं अपॉइंट कर सकते हो। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा और बोला कि भाई ये इसको कम करते हैं, और फिर इसको कम करके कर दिया कि भाई हाँ भाई नाउ आप क्या कर सकते हो कि आप 2 से लेकर 5 एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हो, बट जो आपकी लिमिट है ना वो 10% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब कि हाई कोर्ट की समझ लीजिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जजेस की, तो 100 है। मतलब 100 जजेस हाई कोर्ट के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपको 11 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं करनी है, कम ज्यादा से ज्यादा आप 10 की अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी वैसे बताई गया है कि 2 से लेकर 5, मतलब कि किसी की 30 है, 30 जजेस की स्ट्रेंथ है तो वो 3 कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता है। ये 10% की लिमिट रख दी है, ठीक है। अभी ये जो जजेस की स्ट्रेंथ होती है वो डिसाइड कौन करता है भाई, ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। और किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, तो भाई जज की कौन सी क्या बोल रहा है, कौन से कोर्ट के पास कितना काम पड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई जजेस, तो सबसे ज्यादा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कितने हैं, 160 के यहाँ पे है। क्या यहाँ पे भी वैकेंसीज है, यस, मोर शायद ना 40% जितनी वैकेंसीज है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 40%। मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ा हुआ था, मुझे याद है अभी भी। ओके चलो काफी है इतना, ठीक है। लोक प्रहरी आप याद रख लेना किससे कनेक्टेड है ये जजमेंट। फिर है नाविका सागर परिक्रमा। रिसेंटली ना हमारे इंडियन नेवी की 2 पर्सनल्स हैं, लेडी पर्सनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ना मिशन पे निकली हुई है कि अर्थ के पूरे को चक्कर लगाएंगी, अर्थ की परिक्रमा करेंगी। उसी में वो एक पॉइंट पे पहुंचे हैं जो मतलब हमारा जो लैंड है ना, लैंड का सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, मतलब उससे दूर कोई पॉइंट है नहीं हमारा अभी के लिए। वो पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट नीमो। अपना कहाँ पे पड़ता है, ये पैसिफिक ओशन है ना, यहाँ पे समझ लीजिए ये अपना है साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे है अपना ऑस्ट्रेलिया, कुछ यहाँ पे पॉइंट नीमो पड़ता है एकदम नीचे, ये पॉइंट नीमो यहाँ पे पड़ता है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपका आता है एंटार्क्टिका ही। तो यहाँ पे ये लोग पहुंचे थे। आपने हो सकता है अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो वहां पे फोटो भी देखा हो। कौन सी बोट में गए थे या फिर कौन सी शिप में, तो आईएनएस तारिणी के अंदर गए थे। और देख इसके कौन से मिशन के अंदर गए थे, डेफिनेटली तो नाविका सागर परिक्रमा। इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ये जो वाला है वो सेकंड एडिशन है, ठीक है। अभी देखो आपको याद क्या रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि पॉइंट नीमो रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है। उधर आपको स्पेस का एग्जांपल दिया गया होगा कि भाई ये स्पेस वाला कुछ है, फिर ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल आंसर भी होगा। फिर लैंड वाले कुछ होंगे, कश्मीर का पॉइंट दे दिया होगा कि भाई ये गिलगित बल्तिस्तान में हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट है, ऐसा कुछ। तो ध्यान देना है पॉइंट नीमो क्या है, तो पैसिफिक ओशन में रहा सबसे हमारे लैंड से दूर वाली जगह। ओके अभी ये ऊपर वाला देख लीजिए, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो भाई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई कोई पेनल्टीज डाली हुई थी कोई कोई कंपनीज के ऊपर, ठीक है। ट्राई ने पेनल्टीज डाली थी कंपनीज के ऊपर, अभी कंपनीज उसके सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये गलत किया है, ये वो कोर्ट के जैसा काम करता है, बस दैट्स इट। अभी ये अपीलेट ट्रिब्यूनल किससे बना हुआ था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ट्राई एक्ट 2000 से बनाया हुआ था, सॉरी ट्राई एक्ट 1997 से बनाया गया था इन 2000। फिर ये डिस्प्यूट को सेटल करता है, डिस्पोज करता है अपील को, इसके चेयरपर्सन होते हैं प्लस साथ में 2 मेंबर्स होते हैं। ये ओरिजिनल अपीलेट जुडिक्शन के अंदर काम करता है रिलेटेड टू टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग एयरक्राफ्ट टैरिफ। ये ओनली अपीलेट बॉडी है रिलेटेड टू साइबर एंड आईटी मैटर्स। इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको यहाँ से, एक सिर्फ ये कौन से एक्ट के थ्रू बना हुआ है, कौन से टाइप की बॉडी है। दूसरा इसकी ओनली अपील, मतलब ये ओनली क्या एक लौता ही है जो अपील सेट करता है, यस तो ये एक लौता ही है। और दूसरा ये अपने पावर की प्रोसीजर खुद कर सकता है, तो यस कर सकता है। बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके ऊपर ये मेंबर ये अपीलेट में ऐसा नहीं पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलिए और हमारी लास्ट न्यूज कौन सी थी, तो भाई न्यूज में था रिपब्लिक ऑफ गिनी, इसलिए हमने ये देख रहे हैं। न्यूज में क्यों था भाई गिनी, तो इन्होंने भाई अब एलिमिनेट कर दिया है ह्यूमन अफ्रीकन ट्रांस ट्रांस सॉरी ट्राइपेनोसोमियासिस। ओके इट इज जस्ट अ स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। देखो नाम में ही क्या है, स्लीप नाम है, तो इसमें क्या होता होगा, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपको कंफ्यूजन्स होता है, कंफ्यूजन्स मतलब क्या है, दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है, आपको सीजर्स आ रहे हैं,
और फिर हेडेक होगा, फीवर होगा, वो सब तो होगा ही होगा। ठीक है, ठीक हो सकता है, यस ठीक हो सकता है, इसकी दवाई तो है, इसीलिए तो इसने इन लोगों को एलिमिनेट कर दिया है, राइट। ओके, फिर गिनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, अटलांटिक कोस्ट के अंदर आती है, ये सब इसकी बाजू बाजू कंट्रीज है। ठीक है, क्लाइमेट भी जाने तो इसका याद क्या रखना है, तो भाई नाइजर रिवर का ये पार्ट है। फिर ये गाम्बिया बाम्बिया अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, सेनेगल पूछा गया है शायद, तो वो देख लेना आप। ठीक है, अभी ना ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, अभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार ना गूगल मैप खोलना, जियोग्राफिकल शुरू करके उसमें ये गिनी के आजू बाजू देखना कि कौन सी रिवर पड़ रही है, ये वो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी देखो, कोट डी आइवरी और घाना, ये यूपीएससी ने 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, और अभी अगर ये पूछता है कि ये वाली वाटर बॉडी का नाम क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो भाई बेवकूफी किसकी, डेफिनेटली हमारी, क्योंकि अगर उन लोगों ने पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है तो उधर कौन सी वाटर बॉडी है वो भी हमें पढ़ लेना चाहिए। यही होता है इंटेलिजेंस। या फिर ये वाटर बॉडी पूछ ले कि ये कौन सी है। देखो, दोनों मैंने कर रखी है, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप खुद इसे करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, चलिए, कि ये दोनों जो वाटर बॉडी है ना, इसका नाम क्या है। ओके, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद। और जो हमारा रैपिड रिवीजन का वीडियो है वो आज ही अपलोड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिया है, आज अपलोड हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा अभी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं, और हम ना 10 दिन के अंदर ही इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट कर ले, 10 नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन, मतलब 15 तारीख से पहले हम इकोनॉमिक्स को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।